इंडियाज स्पेस स्टेशन एंड देयर रेलेवेंस, ISS का स्थापना किया गया है। 4-5 देशों ने मिलकर के ISS को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में, जो सबसे पास पृथ्वी का, उसमें स्टैब्लिश किया। अब उसके स्टैब्लिश करने के बाद आज उन देश का स्थिति देख लो आप। अभी हाल ही में कई सारे स्पेस एजेंसी लाइक द वर्जिन गैलेक्टिक हैं, ब्लू ओराइजिन्स हैं जो अमेजोन का है, स्पेस एक्स इंस्पिरेशन जो 4 मिशन था एलन मस्क का, एक्जियोम स्पेस मिशन है या रशियन स्पेस एडवेंचरस मिशंस हैं। ये सारे के सारे जो मिशंस हैं ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट मिशंस हैं। इसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कुछ पब्लिक एजेंसीज हैं, एंड इन सब का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि स्पेस में टूरिज्म को बढ़ाना, स्पेस स्टेशन जो अंतर्राष्ट्रीय है उसको एज ए प्लेटफॉर्म यूज करना, और आगे का दो फायदा होगा। वन, एज ए टूरिज्म फायदा होगा। दूसरा, जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ से हमें दूसरा फायदा ये होता है कि हम वहाँ से अर्थ को बेटर ऑब्जर्व कर सकेंगे। यहाँ पे जो क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न में जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को हम बेटर फाइंड आउट कर पाएंगे। ओशन से लेकर के तो अगर जो ग्लेशियर्स भी पिघल रहा है, इन ग्लेशियर के विषय में हम बेहतर जानकारी हासिल कर पाएंगे। बट सवाल सिर्फ यहीं तक का नहीं, इसने क्या मिशन किया है, हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और भी हो सकता है। दूसरा है कि चैलेंजेस भी इसके काफ़ी सारे होंगे। इन सबको बेहतर से समझने के लिए हमें कुछ एस्पेक्ट्स पे एक सिक्वेंशियल रूप में हमें बात करना होगा। तो वन बाय वन मैं सारे टॉपिक पे बात करूंगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो डिजाइन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा भी डिजाइन क्या होगा ऐसा ही सिमिलर डिजाइन है। और यहाँ पे सुनीता विलियम्स को आप देख पा रहे हो, सुनीता विलियम्स ने जो भी वहाँ पे इन लोगों ने, तो वैसे ही हम भी इसके अंदर जाकर के वो सारे काम करेंगे। और इन लोगों को जो चुनौतियां फेस करना पड़ रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंजेस वी आर आल्सो गोइंग टू फेस, तो उसकी तैयारी हमें करना होगा। और एक वजह है कि हम 2035 तक, मैं क्यों कह रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे जब कोई एस्ट्रोनॉट जाता है, उन एस्ट्रोनॉट्स को फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर और क्या क्या समस्याएं होती हैं, हम इसमें इसका भी बात करेंगे। अगर हम ऐसे मिशन को हम कैरी आउट करते हैं, और जब वो व्यक्ति जो एस्ट्रोनॉट जो वहाँ होता है, लंबे समय के बाद जब वो लौट करके धरती पे आता है, तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हम उस पर भी आज बात करने वाले हैं। देखो, दिस इज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, and you want to be part of this information of this, so I welcome. And now, सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन और अर्थ, ये तीनों क्या होते हैं, कोलेबोरेशन में काम करता है। और आप जब स्पेस में जाते हो और जब स्पेस स्टेशन के अंदर में जब होते हो और वहां से अर्थ को जो ऑब्जर्व करते हो, तो अर्थ कैसे दिखाई पड़ता है, और साथ में जब अपने निगाहें आप वापस मुड़ते हो और अब अगर ऊपर स्पेस के ऊपर की तरफ ध्यान लगाते हो, तो वहां पे स्पेस कैसा दिखाई पड़ेगा, हम सब पे बात करेंगे। लेकिन ये जो फैब्रिकेशन जो सामने बना हुआ है, तो डिजाइनिंग है, तो इतना कम्प्लेक्स है, इतना जटिल है, तो जिसपे सोचने समझने और काम करने में काफी वक्त लगता है। इन सारे बातों का उत्तर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो गाइज, लेट्स बिगिन। एंड माई सेल्फ के मुकेश सिंह, अ मेंटर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी for UPSC CSE. Now the question is, what is the need of establishing a space station by India? That will probably established by India in lower Earth orbit by the end of 2031 to 35, and definitely we will achieve, and there is no doubt on that. This topic is one of most important topic for your upcoming main examination of UPSC as well as prelims examination. आज यू नो, स्टेशन का मतलब क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, दाएं भी और बाएं भी। मतलब जब वहां से अर्थ को भी हम देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं,
अर्थ पे जो भी घटनाएं घटती हैं, अर्थ रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं, उन सारे इवेंट्स के विषय में हम अर्ली इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं, चाहे वो वेदर के पैटर्न में कोई चेंज हो, चाहे वो क्लाइमेट में कोई चेंज हो, या चाहे वो कोई डिजास्टर आने वाला हो, उन डिजास्टर के विषय में। और इसलिए हम स्पेस में स्टेशन बनाने जा रहे हैं। दूसरा, स्पेस में एज यू नो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी क्या है? माइक्रो ग्रेविटी है। तो माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में हम कोई एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट फिजिकल जो बॉडी हमारा जो लाइफ है उस पर क्या पड़ता है, जो केमिकल फेनोमेना है हमारे बॉडी के अंदर होता है उस पर क्या पड़ता है, या जो मशीनी पार्ट्स होते हैं इस पे उसके अंदर जो केमिकल इवेंट्स होता है उस पर क्या उसका इम्पैक्ट होगा, या अदर कोई फिजिकल प्रोसेस है उस पर क्या इम्पैक्ट होंगे। वंस वी starts exploring the space, then definitely we will get some valuable insight into the challenges of longer space mission, and that will crucial for future man mission to Jupiter, to Moon, or to other celestial bodies. It also gives us some impulse in terms of innovation in areas such as the life support system, space habitat, and resource utilizations, as well as in the field of robotics. There are so many other countries, and we want to establish a bilateral or multilateral relationship. And for that, we need international collaboration in terms of space exploration or sharing of scientific and knowledge and resources. It also opens some commercial opportunities like space stations serve as a platform for testing developing technologies for research utilizations in space, such as mining asteroids or extraction of water from celestial bodies or oxygen from the CO2. Once astronaut went into the space, they faces several problems at their physical level, like the loss of bone density, muscle atrophy, like the cardiovascular changes, तो हार्ट का जो पल्स है उसमें चेंज हो जाता है, मसल्स में कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और बोन का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो क्या होता है? घटने लगता है। और ऐसे चेंज को काउंटर एक्ट करने के लिए वेस्कुलर इको और रेडेंट रिसर्च किया गया था, और इसके द्वारा हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि कैसे हम लोग कुछ काउंटर मेजर्स को डेवलप कर सकें, ताकि एस्ट्रोनॉट जो वहाँ पे काम कर रहा है उनका जो हेल्थ है वो बेहतर बने रहे। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका नाम था सबसा एक्सपेरिमेंट, और ये भी आईएसएस में किया गया था, क्योंकि अगर आपको अपना स्पेस स्टेशन को बेहतर तरीके से समझना है, तो चूंकि हमसे पहले से आईएसएस वहाँ पे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, और वहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जो भी काम किए गए, अगर उसमें हम आगे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, डेफिनेटली हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। And we want to develop some parallel tools, parallel technology in term before going to establish our station. सबसे एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट्स के कारण हमें जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला था कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस हैं, जैसे मान लो कोई मेटल्स हैं, कोई मेटल्स को जब हम यहाँ पिघलाते हैं और फिर उसे जब सॉलिडिफाई करते हैं, सीमेंट को जब हम सॉलिडिफाई करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लेवल पर क्या क्या चेंजेस होता है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। वैसा ही एक्सपेरिमेंट था सीएफई एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरी फ्लो एक्सपेरिमेंट। जो फ्लूइड है, फ्लूइड का बिहेवियर स्पेस में क्या होगा, और अगर हम ये समझ पाते हैं बेहतर तरीके से, तो हम फ्यूल जो सिस्टम है उसको हम बेहतर तरीके से फैब्रिकेट कर सकेंगे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हम बेहतर तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकेंगे। वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वेगी एक्सपेरिमेंट।
वेगी एक्सपेरिमेंट का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि हमने उसके द्वारा कई सारे क्रॉप्स को हमने वहाँ पे ग्रो किया। और जब हम वहाँ पे क्रॉप्स को जब हम ग्रो कर पाते हैं या तो इससे हमें फ़ायदा होगा कि जो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट जो काम कर रहे हैं उसका वो मेंटली कितना खुश होगा भाई। अब आप जा रहे हो स्पेस में और आपको वहीं पे उगाए हुए अनाज अगर आपको खिलाया जाए, और ताज़े जो फल हैं और ताज़े जो सब्जियां हैं अगर आपको दिया जाए आपको, तो आपके तो मज़े मज़े हो जाएंगे। तो ये भी एक इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, इसका नाम था वेगी एक्सपेरिमेंट। फिर वैसे ही हम वहाँ पे कॉफ़ी बनाना चाह रहे थे और उसके लिए हम लोग एस्प्रेसो एक मिशन किया था वहाँ पे। अनेक टेस्टी था वो भी। एस्प्रेसो टेस्ट में हम लोग कॉफ़ी प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें कॉफ़ी मिल सकेगा और काफ़ी मेंटली और साइकोलॉजिकली काफ़ी कंफर्ट महसूस करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग, इसके लिए वहाँ पे पहले से ही आईएसएस पे दो टूल्स लगा हुआ है। एक का नाम है मोडिस, दूसरा का नाम है सेज। सेज है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल्स एंड गैस एक्सपेरिमेंट्स, जबकि जो मोडिस है वो है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिन स्पेक्ट्रो डायमीटर है वो। इन दोनों टूल्स का यूज करके हम लोग अर्थ के विषय में बेहतर इमेज ले सकते हैं, क्योंकि ये जो अर्थ का जो इमेज देगा हाई रिजोल्यूशन वाला इमेज देगा। डाटा बेहतर डाटा प्रोवाइड करेगा, जिससे हम अर्थ के क्लाइमेट को, वेदर को, इन्वायरमेंटल चेंजेस को हम बेहतर तरीके से हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक वैसे ही एक और एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी कह लो उसको, जो आईएसएस पे है, उसका नाम है वर्फ। वर्फ का मतलब है विंडो ऑब्जर्वेशन रिजल्ट फैसिलिटीज। विंडो का मतलब है कोई मिडिल में एक गेट की तरह काम करता है, जैसे स्टेशन है। मैंने कहा एक तरफ की अर्थ को मॉनिटर करेगा, ऑब्जर्व करेगा, वैसे ही ये डीप स्पेस को अगर एक्सप्लोर करना है, डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए वर्फ को स्टेब्लिश किया गया है। और इसके थ्रू हम लोग, चाहे कोई स्टार हो या कोई गैलेक्सी हो या कोई सेलेस्टियल बॉडीज हो या उससे जुड़े हुए कोई भी फिनोमेना है, हम उसको हम बिना मतलब किसी इंटरफेरेंस के या मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ भी हम उसके विषय में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस सेशन की बात हम करें कि ये एक प्रकार क्या है, ये प्रकार सर्विंग टेस्ट बेड कह लो, या इट सर्व एज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशंस। टेक्नोलॉजी सच एज द कैमरा है, सेंसर है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, and before we are going to deploy it in the stand-alone flight mode, we must do that test, and that's why इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कैमरा का टेस्ट करना हो, सेंसर का टेस्ट करना हो, तो चूंकि हम अगर अर्थ पे टेस्ट करेंगे अर्थ कंडीशन अलग है, इसी को हम जाकर स्पेस में टेस्ट करेंगे तो वहाँ कंडीशन अलग है। तो वहाँ पे वो जिस एक्यूरेसी पे, जिस रिजोल्यूशन पे वो काम करता है, अगर वही हम वहाँ से टेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे ला करके हम उसको डेवलप करें और अगेन हम रीयूटिलाइज करते हैं करते हैं सेटेलाइट के साथ ही या जो भी हमारा स्पेस क्राफ्ट हो उसके साथ, डेफिनेटली वो काफ़ी पावरफुल होगा, काफ़ी बेहतर हमको पिक्चर देगा। एक इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट का नाम है सेज। सेज का जो मेन काम था, जिसको हमने पहले भी बता दिया था, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल्स एंड गैस एक्सपेरिमेंट। सेज का मेन काम था कि वो एटमॉस्फेरिक जो पैरामीटर्स हैं उसको मेजर करने का काम करता है। जैसे मान लो एरोसोल कितना है, गैसेस कितना है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या उसका डायनामिक्स है उसको समझने के लिए। और इस प्रकार से हम जो क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी जो चेंजेस हैं उसको हम बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे। सेंसर जो यूज़ किया जा हम लोग कर रहे हैं कई सारे मिशंस के दौरान, तो उन सेंसर को हम लोग मॉनिटरिंग के लिए या ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग करते हैं। स्पेस के जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है तो कई सारे स्पेस डेब्रिज बना हुआ है, तो कूड़े करकट, और जो डेब्रिज हैं उसमें लगातार क्या होता है, कोलाइड करते होता है, कोलाइड करते होता है। कोलिजन से क्या होता है, एक हेवी डेब्रिज जब कोलाइड करता है तो जो छोटे और छोटे जब कोलाइड करता है तो फर्दर छोटा डेब्रिज बनता जाता है। और इन डेब्रिज के कारण, इन कूड़े के कारण, टूर के कारण पूरा जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो पूरा कूड़े से भरता हो जा रहा है। और टुकड़े बनने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कैस्लर सिंड्रोम। तो जेम्स वेब कैस्लर जो पहला साइंटिस्ट था उसने इसको ऑब्जर्व किया था। और उसके बाद हम चाहते थे हम डेब्रिज को ट्रैक करें टाइमली, उसको वहाँ से हटाएं, सो दैट
फर्दर जो स्पेस में मिशन करेंगे वो मिशन किसी भी कारण से किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हो। तो ये भी हमारे लिए, और अभी वहाँ पे जो फंक्शनिंग या जो वर्किंग सैटेलाइट है वो सैटेलाइट किसी भी कारण से कोलाइड ना करे, खराब ना हो, नहीं तो हमें $1 बिलियन का फाइनेंशियल लॉस होगा, और इवन हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो कोलैप्स कर सकता है इसके कारण। ये भी हमें इसे भी बचाना है। ऐसे ही एक मतरस्का एक्सपेरिमेंट किया गया था जो आईएसएस में किया गया था। उसमें कोशिश ये किया गया कि जो भी स्पेस में जो लोग हैं, बाहर से जो रेडिएशन आता है तो उस रेडिएशन का मिनिमम इफेक्ट उनके बॉडी पे हो या बिल्कुल नहीं हो। उस अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे है वो है वाटर का, वो है लाइफ जो सपोर्टिंग सिस्टम है जैसे ऑक्सीजन का। उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल फिजिकली नहीं है। हम अर्थ से हम रीसप्लाई कंटिन्यू वहाँ पे करके रख सकें। और इसको ध्यान में रख करके कई सारे रोबोटिक मिशंस को, कई सारे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। इसमें से एक ECLSS। ECLSS का पूरा नाम है इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसको आईएसएस पे स्टेब्लिश किया गया है, और एक प्रकार का एक बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम है। और इस सिस्टम का मेन जो काम है वो एयर क्वालिटी जो है उसको अंदर में मेंटेन करना है, वाटर को रिसाइकिल करना है, वाटर को एक्सट्रैक्ट करना भी है, वाटर को प्यूरिफाई करना भी है। चाहे वो वाटर ह्यूमन के ब्रेथ से बाहर निकल रहा हो, या वाटर ह्यूमन के स्वेट से निकल रहा हो, या यूरिन से निकल रहा हो, उसको रीप्रोसेस रिसाइकिल करके फिर से रखना चाहिए। हमें पानी तो है नहीं, अब पानी यहाँ से ले जाना पॉसिबल होगा नहीं, एंड देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट इन डेवलपिंग सस्टेनेबल एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक वैसे ही स्पेस में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना हो, और मैन्युफैक्चर करना हो तो पॉसिबल नहीं कि हर बार हम ज़मीन से आकर के सपोर्ट सिस्टम का हेल्प लें। तो बेहतर है कि हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के द्वारा, हमने आईएसएस पे एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें एस्ट्रोनॉट को ये क्षमता हमने प्रदान किया कि वो 3D प्रिंट टूल्स का यूज करें, स्पेयर पार्ट्स को ही बना सकता है, एंड ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्पेस में कर सकता है। इससे क्या होगा, जो अर्थ बेस्ड जो सप्लाई सिस्टम है उस पर जो बर्डन है वो धीमे धीमे क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा ये। ठीक वैसे ही हम लोगों ने RRM जो रोबोटिक रिफ्यूलिंग मिशन हैं, हमने उस पर भी काम किया हुआ है, हमें भी इस पर काम करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या होता है कि भाई सेटेलाइट जो ऑर्बिट्स में जो घूम रहा है, उन सेटेलाइट्स का भी एक अपना लाइफ होता है, अलग अलग ऑर्बिट के हिसाब से अलग अलग लाइफ होते हैं। पर उस सेटेलाइट को हम उसी ऑर्बिट में अगर हम रिफ्यूल कर देते हैं तो डेफिनेट उसका लाइफ बढ़ जाएगा। जब लाइफ बढ़ जाएगा उसका, तय बात है सर्विस लंबे समय तक दे पाएगा, हमें बार बार सेटेलाइट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, स्पेस में अगर कोई भी स्ट्रक्चर है वो डिसअसेंबल हो गया हुआ है, या उसमें कोई गड़बड़ी आ गया है, या हमें कोई नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है, तो वैसे में उसको हम रीअसेंबल कर सके, या न्यू को हम असेंबल कर सकें, या जो जो डिसअसेंबल है उसे हम रिकरेक्ट कर सकें, के लिए भी हम लोगों ने कई सारे रोबोटिक्स का यूज हमने वहाँ पे किया हुआ है, और आगे भी हम करना जारी रखेंगे। इसके अलावा जैसे स्पेस में जो लोग रह रहे हैं स्टेशन के अंदर, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन एस्ट्रोनॉट्स को अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम होता है, उन फिजिकल प्रॉब्लम के दौरान उन्हें इमीडिएट मतलब ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, के लिए टेली मेडिसिन जो है उस टेक्नोलॉजी को डेवलप हम लोगों ने किया है। और ताकि इसमें क्या होता है टेली मेडिसिन में, कि हम एक रियल टाइम में कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करके, तो जो यहाँ पे एक डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर को अगर समय से जानकारी मिल जाता है और वहाँ पे जो लोग हैं उसे गाइड कर सकता है रियल टाइम में, डेफिनेटली क्या होगा, उस प्रॉब्लम से जल्दी वो निकल जाएगा। अभी नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम था मॉक्जी एक्सपेरिमेंट या मॉक्जी टेस्ट। उसमें एक CO2 से ऑक्सीजन को निकालना हुआ, या वाटर रिकवरी सिस्टम के द्वारा हम लोग जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, कोई भी जो बाहर में जो एटमोस्फेयर है, सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं, उससे हम लोग पानी को कैसे हम अलग कर सकते हैं। आप लोग नाम सुना होगा तो शायद कंड्रम 2 का नाम सुना होगा। ये कर्नाटक के द्वारा बनाया हुआ एक रोबोटिक आर्म था, जिसको आईएसएस में लगाया हुआ है, और ये एस्ट्रोनॉट को असिस्ट करता है ड्यूरिंग स्पेस वॉक या डॉकिंग के समय में। ऐसे ही स्फीयर है, ये भी एक छोटा सा रोबोटिक सैटेलाइट है जो ऑटोनोमस
ऐसे ये कह लो कि ऑटोनोमस एयर स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल करता है ये। तो खुद क्या है, वो आत्मनिर्भर है और स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है वो। वैसे ही स्ट्रोबी है, ये भी एक रोबोटिक सिस्टम है जिसको आईएसएस ने यूज कर रहा है लगातार। और एक छोटा क्यूब के आकार का है ये। एंड मतलब वो किसी भी दिशा में फ्रीली वो मूव कर सकता है, इवन चाहे ग्रेविटी हो चाहे ग्रेविटी ना हो। और एस्ट्रोनॉट को असिस्ट कर सकता है, खास करके जो कोई एक्सपेरिमेंट करता है उस एक्सपेरिमेंट को डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए, मतलब उसका जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको नोट डाउन करने के लिए। और कई दफ़ा रूटीन टास्क जो होता है एस्ट्रोनॉट का, रूटीन टास्क में भी वो काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे ही एक और रोबोट जिसका नाम है डेक्स्ट्रे, ये भी एक रोबोटिक सिस्टम ही है। और इसका जो मेन काम है वो एस्ट्रोनॉट को स्पेस, मतलब उसमें एस्ट्रोनॉट क्या होगा, स्पेस स्टेशन के अंदर में रहेगा, ठीक है। और जो डेक्स्ट्रा है, इससे अंदर में रहते हुए बाहर में अगर किसी जो स्पेस स्टेशन है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी आता है, उसके मदद से हम उस गड़बड़ी को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द स्पेस स्टेशन और इन अदर सैटेलाइट्स। इसके अलावा हमारा जो आगे का जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करना, क्योंकि आने वाले समय में जैसे अमेजन का जो जेफ बेजोस है, ने ब्लू ओरिजिन और न्यू शेपर्ड सब ऑर्बिटल फ्लाइट सिस्टम को लॉन्च किया था, उसमें सफल रहा वो। और उसमें कुछ लोगों को यहाँ से ले गया स्पेस में, और स्पेस में जब ले जा रहा था, जब वो स्पेस केज पे पहुंच रहा था, उस टाइम पे वो नीचे को भी प्रॉपर देख पा रहा था, तो उनके लिए एक प्रकार का काफ़ी एडवेंचरस ही था। ऐसे ही स्पेस एक्स जो इंस्पिरेशन 4 मिशन है, तो 2021 में हुआ था, जिसका फाउंडर है एलन मस्क। वो पहला ऑल सिविलियन ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट था वो। ऐसे ही रशियन स्पेस जो एडवेंचर्स हैं, उसमें उसने कुछ टूरिस्ट के लिए स्पेस में फ्लाइट का अरेंजमेंट किया। और उसके लिए उसने जिस स्पेस क्राफ्ट का यूज़ किया था उसका नाम था सोयूज। और डेनिस टिट्टो का नाम सुना होगा सब लोगों ने। डेनिस टिट्टो जो था वो पहला प्राइवेट स्पेस ट्रैवलर है अब तक का। ऐसे ही एक्जियोम स्पेस है, ये भी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसका भी एम है कि भाई कम्प्रिहेंसिव चीप बेस्ट स्पेस फैसिलिटीज, स्पेस एक्सप्लोरेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि आने वाले समय में कोई रिसर्चर्स हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है स्पेस में, स्पेस स्टेशन पर रुक सकता है, तो एक्सप्लोर कर सकता है और फिर कम बैक कर सकता है वो। वर्जिन गैलेक्टिक नाम सुना होगा, उसमें 2 मिशन उसके हैं, स्पेस शिप 1 एंड स्पेस शिप 2, जिसका फाउंडर हैं सर रिचर्ड ब्रैंसन। और उसका भी यही ऑब्जेक्टिव था कि टू प्रोवाइड सब ऑर्बिटल फ्लाइट फॉर ऑल टूरिस्ट और फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस दे वांट टू गो इन स्पेस। ये सारे के सारे क्या हैं, ऐसे मिशंस हैं। और इसके फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अभी बात नहीं किया, उसमें मैं बात फिर से करूंगा। तब तक के लिए आज का सेक्शन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट टू प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, so that I will make another video. Thanks.